हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वायु यानी एयर के बारे में। देखिए, हमारे वायुमंडल में कई प्रकार के गैस होते हैं और उन्हीं गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है? वायु कहलाता है। ठीक है। इन गैसों का अगर हम लोग परसेंटेज देखेंगे तो हमारे पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93% और अन्य गैस जो होते हैं अन्य सभी, जिसमें आपके अन्य गैस में क्या है 0.04%। ये बाकी सारे गैसेस होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है ना जी। और उसके बाद ये कम मात्रा में ये कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है और बाकी अन्य गैस है। ठीक है। तो वायु क्या होता है? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में स्थित कई गैसों का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है? वायु होता है। समझे? क्लियर हो गया? तो ये जो हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में कई सारे मंडल है। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए पहला जो मंडल दिखाया गया है क्षोभ मंडल, ये समुद्र तल से 7 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक का होता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में है ना, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद रहता है, जिसमें जीव जंतु आसानी से वास कर सकते हैं। ठीक है। जितनी आवश्यकता होती है पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद रहते हैं, और इसी मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। उसके बाद उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर दिखाया गया है समताप मंडल, ओजोन मंडल, इसमें ओजोन रहता है, मध्य मंडल। तो ऐसे आपको इसमें दिखाया गया है, लेकिन हमें सिर्फ क्षोभ मंडल से मतलब है, क्योंकि हम लोग इसी में हमारा जीवन वास हो सकता है, क्योंकि इसी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद रहता है। तो हम लोग वायु के बारे में इसमें लिख सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में स्थित वायु कई गैसों का मिश्रण होता है। कई गैसों का मिश्रण होता है। कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें लगभग 78% नाइट्रोजन, 78% है ना, 21% ऑक्सीजन हो जाएगा। 21% ऑक्सीजन लिख देते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है। और आपका यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। 0.93% आर्गन। ठीक है। तथा अन्य गैस 0.04% और धूल कण आदि विद्यमान रहते हैं। हम लोग इसमें यह भी लिख सकते हैं कि समुद्र तल से 7 किलोमीटर ऊंचाई तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद रहता है, और इसी क्षेत्र को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, और ये जीवों के लिए ही परम आवश्यक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि समुद्र तल से 7 किलोमीटर तक वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद रहता है, जो सभी जीवों के लिए परम आवश्यक है।
परमावश्यक है। इस क्षेत्र को क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वायु मौजूद रहता है ऑक्सीजन में ज्यादा मात्रा में। ठीक है ना जी, ऑक्सीजन ज्यादा मौजूद रहता है वायु में पृथ्वी तल समुद्र तल से 7 किलोमीटर ऊंचाई तक चारों तरफ पृथ्वी के। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, जो मंडल है उसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। यहाँ पे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है, समझे ना जी। और उसके बाद ऊपर जाएंगे तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, इसलिए वहाँ पे रहना संभव नहीं है, ये इसमें आप रह सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि वायु की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हमारे जीवन में, इसके बारे में देखते हैं। वायु की उपयोगिता, देखिए वायु की उपयोगिता की बात करें तो पहली उपयोगिता हो जाएगी सांस लेने के लिए, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं श्वसन के लिए। श्वसन के लिए आप जानते हैं कि श्वसन गैसों का आदान प्रदान हमारे अंदर होता है। हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। अगर हम लोग एक सामान्य मनुष्य की बात करें तो उसे प्रतिदिन 250 से 265 केजी तक क्या करना पड़ता है, वायु की आवश्यकता पड़ती है। उसमें से उसको ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो उस क्रम में टोटल इतना केजी वायु की आवश्यकता उसे प्रतिदिन होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, लिख सकते हैं कि श्वसन क्रिया में ये हम लोग पढ़े हैं बायोलॉजी में, क्रिया में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन 250 से 265 केजी 250 से 265 केजी वायु की आवश्यकता होती है। मतलब श्वसन गैसों का आदान प्रदान करने के लिए कम से कम इतना केजी वायु होना चाहिए। तो एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग श्वसन के द्वारा वायु को अंदर ग्रहण करते हैं और हमारे फेफड़े की दीवारों के पास जो रक्त रहते हैं उसमें से हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त परिसंचरण के द्वारा हमारे हृदय के द्वारा कहाँ पहुँच जाती है, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक जाती है। और वहां पे उसमें उपस्थित जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसके साथ क्रिया करता है कौन, ये ऑक्सीजन इससे अलग हो जाता है और इस पर क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा ओजोन। तो ये सारी चीजें इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्लास 10 में अच्छे तरीके से समझेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना हृदय के अंदर, या फिर भोजन का किस तरह से पाचन होता है हमारे शरीर में, है ना, तो उस तरह से हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे। बस ऐसे जान लो कि रक्त का जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को घोलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और रक्त परिसंचरण के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन को वहीं छोड़ देता है। और वही ऑक्सीजन उस कोशिका में स्थित जो ग्लूकोज होते हैं उनके साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, जल और ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा ये जो होती है एटीपी के रूप में होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसी का उपयोग होता है हम लोग के अंदर, शरीर के अंदर। ठीक है,
तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इतना समझ लिए। चलिए अगली इसकी उपयोगिता देखते हैं। पौधों में भोजन बनाने के लिए, पौधों में, पौधों के कर देते हैं, पौधों के भोजन के लिए, है ना जी, वायु की आवश्यकता होती है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं, जिसके लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें यूज हो गया ना जी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वायु में ही ना होगा जी। ठीक है, तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया कर जाता है जल के साथ, और जब सूर्य का प्रकाश रहता है उस स्थिति में सूर्य प्रकाश, और किसके द्वारा होता है, क्लोरोफिल के द्वारा ये सूर्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बन जाता है, ग्लूकोज, जिससे ये अपना ये इनका भोजन हो गया, और प्लस ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 6 संतुलित हो गया। तो देख लीजिए ये अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग कर रहे हैं ना जी, ये भी तो वायु ही ना हो गया, इसकी उपयोगिता है ना जी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। वायु द्वारा ताप का नियंत्रण होता है, वायु द्वारा ताप का नियंत्रण। देखिए क्या होता है, वायुमंडल में हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देता है, जिससे क्या होता है, दिन और रात का जो ताप होता है वह बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत कम नहीं होता, वो लगभग समान होता है, थोड़ा सा ही कहीं अंतर हो पाता है। तो किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो एक्चुअल में होता कैसे है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाली विकिरणों को अवशोषित करता है? नहीं, अवशोषित नहीं करता है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक आती हैं तो टकरा कर, ये देखिए यहाँ पे गर्म होता है मौसम, वातावरण गर्म होता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अब फिर से उस किरणों को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है पृथ्वी तल पे, तो जिसके कारण से ताप नियंत्रित रह पाता है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती है, जिससे रात में पृथ्वी का ताप बहुत कम नहीं हो जाता है। ठीक है, और इसी कारण जैसे दिन में जो तापमान होगा रात में ज्यादा का अंतर नहीं होगा, क्योंकि वो जो सूर्य की प्रकाश जो है वो परावर्तित होकर और सतह से टकराकर, जिससे क्या हुआ है, वो ताप नियत बना रहा है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो इतना ठंडा पड़ता, रात में इतना ठंडा पड़ता तो आपकी कुल्फी जम जाती,
तो ताप को कौन नियंत्रित रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड ही नियंत्रित रख पाता है। और इस इफेक्ट को, इसको कहते हैं हरित गृह प्रभाव। ठीक है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, जिससे ताप नियंत्रित रहता है, पृथ्वी का ताप जिसके कारण नियंत्रित रहता है। तो हरित गृह प्रभाव को यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को कौन प्रभावित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रहना हमारे वायुमंडल में आवश्यक है, नहीं तो ताप बढ़ जाएगा या ताप घट सकता है अधिक और कम मात्रा होने से, है ना जी। तो ये एक निश्चित सीमा 0.03% है, तो इतना मात्रा में रहना चाहिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा होने का मतलब यह है कि अन्य किसी गैस पे प्रभावित हो रहा है, वो कम हो रहा है या अधिक हो रहा है ना जी, समझ रहे ना बात को। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा वायुमंडल का ताप भी नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन अभी जो देख रहे हैं हमारे बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हो रहा है, जीवाश्म ईंधन का दहन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, तो क्या होगा? इससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जाएगा, है ना जी। वो कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित नहीं रह पाएगा, बढ़ते जाएगा, और जिससे ऊष्मा में भी वृद्धि होती जाएगी। यानी कि कह सकते हैं कि पूरा ग्लोबल वार्मिंग जो होगा इफेक्ट पड़ेगा उस पर, है ना जी। चलिए अगला देख सकते हैं, उपयोगिता। ईंधन जलाने में वायु की उपयोगिता। ईंधन के जलने में वायु की उपयोगिता। ठीक है, ईंधन को जलाने में वायु की क्या उपयोगिता है, चलिए इसको समझते हैं। आप जानते हो कि वायु की उपस्थिति में भी, वायु की उपस्थिति जब रहती है तभी कभी ईंधन को जलाया जा सकता है, बिना वायु के नहीं जल सकता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आप एक लैंप ले लो, लैंप को जब आप ढक देते हैं तो तुरंत कुछ सेकंड में बुझ जाता है। बुझता क्यों है? क्योंकि उसमें वायु नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वहां पे हमें किसी भी ईंधन को जलाने के लिए हमें क्या होना चाहिए? वायु की उपयोगिता होनी चाहिए, वायु की उपस्थिति होनी चाहिए। या जलने के बाद भी उससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो हम लोग जैसे पेट्रोलियम ईंधन की बात करें, देखो पेट्रोलियम ईंधन हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं। इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बनता है और साथ में ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊष्मा भी प्राप्त होती है। जैसे मैं यहाँ पे पेट्रोलियम CH4 ले लेता हूँ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराता हूँ। देखो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी है नहीं, जलाने में भी और जलाने के उपरांत भी हमें देखने को मिला कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ जल बना, जलवाष्प और ऊष्मा। देखिए जलाने के लिए भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत है और जलने के उपरांत हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो ईंधन को जलाने में वायु की उपयोगिता हो रही है ना जी, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। वर्षा के लिए भी वायु की उपयोगिता होती है। वर्षा के लिए वायु की उपयोगिता, देखिए वर्षा जो होता है वायु की गति पर निर्भर करता है। आप कहते हैं ना, देखते हैं कभी कभी आपके पुराने लोग कहते हैं ये हवा उठ गई मतलब बारिश नहीं होगा, है ना, सुने होंगे ऐसा, है ना जी। तो वायु के ऊपर भी वर्षा निर्भर करती है ना जी। आप इसमें लिख सकते हैं कि वर्षा वायु की गति पर निर्भर करती है, ऐसा आप लिख सकते हैं। चलिए समझ गए। अच्छा, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है
पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।